सो एसएचएम में हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर ली थी। अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ओके, तो चलो वर्क से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्क का फॉर्मूला बोलो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमने वर्क से स्टार्ट किया, तो डी डब्ल्यू मतलब एक इंस्टेंटेनियस वर्क लिया हमने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर किसकी जो वर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है हमारा स्प्रिंग में या फिर पेंडुलम में वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो इसीलिए हमने माइनस साइन लगाना पड़ता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या तो डी एक्स में ले लो, अगर शैडो एक्स में ले रहे हो, वाई में ले रहे हो तो डी वाई ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है वो। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला पता है स्प्रिंग का, अगर फोर्स हम देखेंगे फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, माइनस का के वाई है ना, यही फॉर्मूला है ना फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे वाई के हिसाब से चल रहे हैं, तो वाई ले लिया हम लोगों ने, के वाई डॉट और डी वाई तो हमारा बाहर चल ही रहा है ना। तो ये फोर्स को मैंने ओपन किया के वाई में माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के वाई डॉट डी वाई। तो देखो के वाई डॉट डी वाई यानी जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है वाई के टर्म में है, ये ज़रूरी था। तो ये अब इसको इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि वाई वाई में मिल गया, के तो कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेट किया तो डी डब्ल्यू वर्क डब्ल्यू हो जाएगा, के तो बाहर आ जाएगा, और यानी कि बच्चे क्या वाई को हमें डिफरेंशिएट करना है, वाई डॉट डी वाई, जैसे एक्स डॉट डी एक्स है ना, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, ज़ीरो से, हम ज़ीरो से चले, हम कहाँ तक चले, वाई तक हमने काम करा है। ज़ीरो से लेकर वाई तक की हमारी स्प्रिंग गई, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ज़ीरो से लेकर वाई तक के गई, या ज़ीरो से लेकर ऐसे नीचे वाई तक आई, ठीक है ना, ऐसे। तो वाई डॉट डी वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन का अपोजिट सोचो, डिफरेंशिएशन का अपोजिट सोचो। चलो यहीं पे कर देंगे, वाई स्क्वायर बाई टू है ना, वाई स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक पावर है ना प्लस हो जाएगी वन, और नीचे जो भी टोटल पावर होगी वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर बाई टू, यह आ गया वर्क का फॉर्मूला, एक स्प्रिंग या फिर एसएचएम के टर्म में सोच सकते हो, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एम होता है, ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने कई बार सीखा हुआ है। तो के इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख ले फॉर्मूले को, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के एम हम लोग सीख रहे थे, मतलब कर ही रहे थे ना। तो एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम डॉट ओमेगा का स्क्वायर, ये के की वैल्यू हमने साइड में निकाल लिया। ओके, अब क्या करो कि वर्क का फॉर्मूला अब हम लोग लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे वर्क का फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना, तो देख लो एक बार और समझा देते हैं। यहाँ से के एम ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओके, तो यहाँ पे वर्क का ये के की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है ना, के की वैल्यू क्या आई, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझिए ना, यहाँ तक आ गया था, ये वन दे दो चाहे तो, ओके, इसको टू दे दो, ठीक है ना, वन एंड टू से यहाँ से के की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर हम डायग्राम देखें, स्प्रिंग का डायग्राम हो या पेंडुलम का डायग्राम हो, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी यानी कि के ई प्लस पी होती है। अगर कहीं पर के ई ज़ीरो है, स्ट्रीम में के ई ज़ीरो हो जाता है, तो डेफिनेटली पी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एक पेंडुलम ले यहाँ पर आके इस स्ट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी ज़ीरो, के ई ज़ीरो हो गया, के ई ज़ीरो हो गया, पी ही तो मैक्सिमम हुआ ना, पी मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमने पी का हमने फॉर्मूला लगा दिया वर्क का, कि इतना वर्क किया, इतना वर्क किया, तो कितना वर्क किया, यहाँ पे तो वर्क में काइनेटिक एनर्जी समझो जीरो है, क्योंकि स्ट्रीम पोजीशन में पहुँच गए हम लोग। पी वाला पूरा, इस पूरे वर्क को हम पी में ही कन्वे कर लेंगे, फॉर्म में ले लेंगे, जो भी वर्क हुआ है वो हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके,
ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के नीचे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल दें, टोटल एनर्जी का हम एक फाइनल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अभी तो लिया था आपने, उसमें पढ़ाया था। ठीक है, तो ये तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी लिया, और इससे पहले क्या लिया था, काइनेटिक एनर्जी लिया था। ये काइनेटिक एनर्जी हमारा आया था, तो टोटल एनर्जी निकालने ले रहे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, टोटल ये काइनेटिक एनर्जी था हमारा। ओके, तो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, के प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो के कितना आया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइ, ए एक थोड़ा कैपिटल ही लेकर चलो जिससे कि पता चले ए इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, इट इज़ एम्पलीट्यूड, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पूरी सारी चीज़ हम लोग वाई के हिसाब से ही समझ रहे हैं, तो वाई ले लो। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। तो E इज इक्वल टू, देखो कुछ चीज़ें कट फिट हो रही है तो कट कर लो, तो क्या एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन ही कर देते हैं हम लोग। ओके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को ए से भी मल्टीप्लाई करो, हाफ ओमेगा स्क्वायर को वाई से भी मल्टीप्लाई कर लो। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है, माइनस का प्लस क्या तो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो बचा है क्या, देखो टोटल एनर्जी कितना छोटा टर्म निकल आया, तो इजी हो गया ना फिर हमारे लिए। अगर कभी डायरेक्ट ही पूछ ले कि टोटल एनर्जी निकालो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हमें सब इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सिंप्लीफाई करके टोटल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये मालूम है एम्पलीट्यूड है, याद रखना। एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, पेंडुलम बिल्कुल जो मैक्सिमम जा रहा है जहाँ तक एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस है। ओके, सो कुछ रिलेशन निकालने लायक कुछ मतलब चीज़ें सामने आई हैं क्या, कि रिलेशन कुछ निकल रहे हैं। हाँ, हमें पता चल गया क्या, E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि E का डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, कि जितना एम्पलीट्यूड रहेगा उसका स्क्वायर के बराबर E बढ़ जाएगा। यानी कि पेंडुलम पर यहाँ तक गया, हमने ऐसा पुश किया कि पेंडुलम यहाँ तक के गया, तो ए समझो आ गया 3 सेंटीमीटर मान लो, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब E इतना बढ़ रहा है। बाकी भी फैक्टर है मान रहे हैं, लेकिन अभी ए से देखो, अगर ये 3 गया, अगर चलो हमने और ज़्यादा, फिर हमने क्या किया, एक अलग सिस्टम में और ज़्यादा पुश किया, 5 सेंटीमीटर चला जा रहा है, 5 में देखो ई में 3 हो रहा था ना, 3 3 था 9, अगर 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा था, अगर 5 डिस्प्लेस हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेस में 5 सेंटीमीटर, तो 25 पहुँचा जा रहा है। देखो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, थोड़ा से भी डिस्प्लेस, थोड़ा से भी एक्स्ट्रा जाने पर एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर हो रहा है। सो एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एटीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता है क्या, कि ओमेगा जो होता है 2π/t, देखो यहाँ से टाइम पीरियड का भी निकाल लेंगे हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। 2π/t एज वेल एज 1/t मतलब f होता है, तो 2π f या म्यू, या ऐसे भी सिंबल दे सकते हैं f के लिए, ये हमें पता है। ठीक है ना, ओमेगा का 2π/t या 2π। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी को अगर फिर से लिखें, टोटल E मतलब टोटल एनर्जी, ओके, हाफ एम ओमेगा की जगह इस पूरे 2π म्यू नहीं न्यू, 2π न्यू या 2π f कह लो, का होल स्क्वायर कर सकते हैं इस ओमेगा की जगह। तो ब्रैकेट में 2π न्यू का होल, ये एफ है फ्रिक्वेंसी है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर था, तो ओमेगा की जगह हमने 2π न्यू डाल दिया, इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको हमने ओपन किया, जैसे कि आपको ओमेगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में था, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूले को लिए आ रहे हैं, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग अलग फॉर्म की बाई चांस इन्फॉर्मेशन या डेटा फ्रीक्वेंसी दे देते, तो ओमेगा से नहीं दिया आपने, हमें ओमेगा यही रट्टा मारा हुआ है फॉर्मूला, तो आप रिप्लेस कर सकते हो ना, अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ या फिर न्यू का स्क्वायर, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ओके ओके, सो 2 से तो ये रिड्यूस हो जाएगा 4, तो बचेगा 2, तो 2πm एफ का स्क्वायर, या म्यू दे रहे तो म्यू का स्क्वायर लिख दो, न्यू का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया किसमें, फ्रिक्वेंसी के टर्म में, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी। ओके, सो हमें यहाँ एक रिलेशन ये पता चला कि एनर्जी यानी फ्रिक्वेंसी से भी एनर्जी का
डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी, टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, वो भी स्क्वायर में। सोचो अगर फ्रिक्वेंसी 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4, 3 कर देंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी एनर्जी, इतनी तेज़ बढ़ जाएगी। 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगी एनर्जी। तो न्यू का स्क्वायर रिलेशन है डायरेक्ट। तो फॉर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ से पता चला एनर्जी इज पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल इन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें निकालें। अब हम देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे के ई और पी का, कि जब के ई मैक्सिमम होता है और पी जीरो हो जाता है, या पी मैक्सिमम होता है तो के ई जीरो हो जाता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे एक, थोड़ा सा कर्व ऐसा है, ठीक, इस तरह हमने ग्राफ बनाया। सो जो हमारा ब्लू वाली लाइन है उसको हम के ई कह लो, चलो ये के ई हो गया हमारा। और जो ऑरेंज वाला ग्राफ है इसको हम कह देंगे चलो ये हमारा पी है, हमारा क्या पी है। तो जब भी एक पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे, पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे कि कहीं पर अगर पी तुम्हारा देखो ऑरेंज वाला पी है और ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी है, जब हमारा पी मैक्सिमम है, जब हमारा पी मैक्सिमम है, मैक्सिमम पी है, यस तो वहाँ पर उस टाइम पे के मिनिमम हो रहा है ना, के बिल्कुल नीचे ना, तो उस टाइम पे के, और ये बात सच है, ये बात सच है कि जब पेंडुलम है तो जब ये जाके आगे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगा, तो वहाँ पे पी बहुत होगा और के मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा, कह सकते हो। या फिर कहीं पर के मैक्सिमम है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट में के मैक्सिमम है ना, के मैक्सिमम है, उसी टाइम पर देखो पी क्या है, मिनिमम है। उसी टाइम पर पी क्या है, देखो ना, ऐसे देखो ना ग्राफ, ये तुम्हारा टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड ऐसे, तो पी क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है या ज़ीरो हो रहा है, मिनिमम लिख दो, ठीक है ना। और ठीक इसी तरह फिर वापस से के जहाँ पर मिनिमम है तो पी वापस बढ़ जाएगा, तो इसी तरह चलता रहेगा। देखो यहाँ पर था, यहाँ पर जब चलना स्टार्ट किया तो पी मैक्सिमम के ज़ीरो, यहाँ पर आएगा बहुत तेज़ी से आएगा, तेज़ी से सबसे ज़्यादा स्पीड वालों का जब बीच में रहेगा मिड पोजीशन में, कभी झूला झूलते ना लोग, जब वापस आते हैं तो बीच में बहुत तेज़ होते हैं, फिर धीरे धीरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ मतलब के बहुत ज़्यादा, तो पी बिल्कुल नहीं है, के बहुत ज़्यादा है, के फिर धीरे धीरे पी में बदल जाएगा, तो इस तरह चलता है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स लॉ इन एसएचएम। दैट इज ऑस्किलेशन इन स्प्रिंग, वाइब्रेशन। सो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला, अगर एक, क्योंकि हम लोग जो वाइब्रेशन या ऑस्किलेटिंग ले रहे कहीं ना कहीं से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही कनेक्ट करा रहे हैं, वहीं से फॉर्मूले को ड्राइव भी कर रहे हैं। ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो आप बोलो सर स्प्रिंग ऐसे तो और सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गया, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कहाँ से आ गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन की जगह हम डाल लेंगे अल्फा, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो माइनस के एक्स, ये पता है फोर्स माइनस के एक्स होता है, या के वाई जो चाहे वो लिख लो, एक्स में है तो एक्स, वाई है तो वाई, ठीक है। तो एम और यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सारी चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू को ओपन कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि फोर्स माइनस में तो फिर एक्सेलरेशन तो माइनस ही होगा, है ना। सो माइनस के एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लो, माइनस एम, और ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर ले लो, माइनस एक्स से बाहर ले लिया मैंने, माइनस और एक्स बाहर ले लिया। ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा का टर्म डाल दें क्या, 2π/t डाल दें, 2π/t। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2πt का होल स्क्वायर, ओमेगा का दूसरा फॉर्म क्या होता है 2π/t, एक फॉर्म होता है 2πf, 2π न्यू 2πt/t। तो ओमेगा की वैल्यू ओवरऑल स्क्वायर, माइनस और एक्स बाहर ले लिया हमने, माइनस और एक्स दोनों बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस हटा दिया, के एक्स इज इक्वल टू के एक्स यानी कि 4
चलो फोर ओपन मत, चलो ओपन ना करो, बाद में वो स्क्वायरिंग मार देंगे। तो एम एक्स, एम नीचे ले लें, अपॉन एम कर दें, ठीक है। एक्स से एक्स भी कट रहा है ना, एक्स से एक्स भी कट रहा है, एम नीचे ले लिया। तो 2π/t का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट डाल दें, अंडर रूट डाल के दोनों साइड क्या करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2π/t आ जाएगा। ओके, टी इधर ले लो, k/m इधर ले लो, t माइनस उधर ले लिया, और 2π k/m इधर आके m/k बन जाएगा, है ना, k/m m/k बन जाएगा, क्योंकि इधर आ रहा है ना, अदर साइड आ रहा है, और टी मैंने ऊपर ले लिया। तो देखो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला मेरे पास आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल टू 2πm, यानी कि किसी ऑस्किलेशन का अगर मैं टाइम पीरियड चाहिए तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके मास और उसके k की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। k मतलब उसकी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, उसके स्प्रिंग की। तो उसका जो ऑस्किलेशन है कि एक सेकेंड में कितनी फ्रिक्वेंसी कर रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी देख लो, फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, एक फ्रिक्वेंसी कैसे होती है समझ लो पहले तो। जैसे आपका ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, देखो यहाँ से स्टार्ट, एक क्या करो, ये स्प्रिंग की ये मेन लोकेशन है, ओके, यहाँ पे स्प्रिंग रुकी हुई है आपकी। तो 1 2 समझिए, देखो 1 2 3 4 ऐसे आगे जाएगा, फिर मेन पोजीशन में, फिर स्ट्रिंग पोजीशन, फिर मेन में, तब जाके एक ऑस्किलेशन होगा। सुन लो, 1 2 3 4, पेंडुलम देख लो, पेंडुलम ऐसे 1 2 3 4, समझ गया ना, तब जाके एक फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी, मतलब 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अगर सर्कुलर में अज्यूम करोगे तो तब जाकर एक फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी। तो यही टाइम पीरियड है, कि टाइम पीरियड देखो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, एम के पर तो कर ही रहा है, बाद में एम पर भी कर रहा है, हाँ एम पर भी कर रहा है, यानी मास ज़्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब समझो, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है कि एक सेकंड में 2 फ्रिक्वेंसी हो रही है, समझो उसे एक सेकंड में कितने फ्रिक्वेंसी, 2 हो रही है, ऐसे करके 1 2 फ्रिक्वेंसी। टाइम पीरियड अगर मास बढ़ा देंगे तो ये धीरे धीरे होगा, फिर समझो टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब ये 1.5 सेकेंड में हो रहा है, ऐसे समझो टाइम पीरियड का मतलब एक सेकंड में कितनी फ्रिक्वेंसी हो रही है, ठीक है ना। अगर एक सेकंड में 3 फ्रिक्वेंसी हो रही थी, अब 3 फ्रिक्वेंसी एक सेकंड में नहीं होगी, मास बढ़ जाएगा तो कम होगी, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब देर में फ्रिक्वेंसी पूरी होगी, ऐसे सोचो, है ना, मास का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक इसी तरीके से अगर एक और है पैरेलल और सीरीज सिस्टम, अगर 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगी हैं, ठीक है ना, 2 स्प्रिंग किसी लगी, पैरेलल में लगी, ऐसे ज्वाइंट है, ये पीछे मास है तो ये आगे पीछे हो रहा है, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, लिख लो, ये भी फॉर्मूला लिख लो, 2π√m, और इन दोनों स्प्रिंग के k प्लस कर दो, k1 + k2, जो भी स्प्रिंग के k वैल्यू है, स्प्रिंग के कांस्टेंट वैल्यूज है। इसी तरह अगर सीरीज में है 1 2 3, फिर बाद में ये ऐसे 2 स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है, ठीक है, तो इसको कह लो पैरेलल और इसको कह लो सीरीज, ठीक है ना। सीरीज में क्या होगा, टाइम पीरियड कुछ इस तरह हो जाएगा, 2π√m, एक तो k1 k+2 दोनों को m से भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे k1 × k2 करना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज के लिए होता है। और ये ऐसी है ना, और रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि मतलब पैरेलल का अपोजिट। सो देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। देखो, इफ़ हैवी पॉइंट मास टू सस्पेंडेड बाई ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विद ए रिजिड सपोर्ट, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जैसे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में बांधा है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है और एक मास लगाया हुआ है, और इसका मास भी ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, ठीक है, जो भी मास है यहाँ पॉइंट पे मास है, तो ये क्या हो रहा है, ऑस्किलेट हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में मूव किया उसने, ठीक है, मूव किया। एंड दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ से मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ से मतलब ये है कि जो भी तुमने मास लगाया है वहाँ से लेकर उसकी जो लेंथ है, जहाँ से स्ट्रिंग बंधी है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है इफेक्टिव लेंथ, ओके।
क्यों? क्योंकि जब ये मास इधर से इधर जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो इसका जो ग्रेविटी है, जो इस पर जो फोर्स लग रहा है भाई, अभी अभी जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी से बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइक अपोजिट है, लेकिन अब यहाँ पर आएगा तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। दो कंपोनेंट कैसे होंगे? ग्रेविटी जो फोर्स mg ऐसे खींच रही है तो यहाँ से दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन कहाँ टोटल मिल रहा है, क्योंकि अगर लेंथ से देखोगे तो इधर mg cos थीटा हो रहा है, इधर mg sin थीटा हो रहा है, मतलब ये mg को, इस mg को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में बांध देंगे। देखो अगर यहाँ पेंडुलम आएगा तो नीचे तो नहीं गिरेगा, अगर आप बोलो सब पूरा mg नीचे तो नीचे गिर जाना चाहिए, नहीं, इधर भी आ रहा है ना, पीछे आ रहा है ना, इसका मतलब ग्रेविटी का कुछ कंपोनेंट यहाँ लग रहा है जो इधर ले आ रहा है, और कुछ नीचे भी लग रहा है, ऐसे कहेंगे। तो mg sin है, mg cos थीटा, ओके। इसके हमने क्या किया, दो कंपोनेंट लगा दिए। तो सी फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अब जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमें कौन सा फोर्स चाहिए, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिस्टोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स, अब ये जो बॉब है ये वापस जो जा रहा है यहाँ पर, तो कौन सा फोर्स खींच रहा है, पूरा पूरा mg नहीं खींच रहा है, पूरा mg नहीं खींच रहा है, समझो कॉन्सेप्ट को, mg का साइन थीटा वाला इधर खींच रहा है वापस, साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं। तो mg रिजल्टेंट को दो कंपोनेंट में बांट देंगे हम लोग, तो mg का साइन थीटा इधर खींच रहा है, mg का साइन थीटा, तो mg साइन थीटा फोर्स, यानी f का जो फॉर्मूला होता है फोर्स का m इंटू जी, लेकिन m साइन थीटा लगाएंगे, ग्रेविटी का साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है, और माइनस साइन लगा दें, क्योंकि रिस्टोरिंग के लिए हम साइन क्या देते हैं, अपोजिट देते हैं, क्योंकि समझिए ना आप, हम लोग रिस्टोरिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा, तो अगर ये एंगल से जो बहुत छोटा सा है, अगर बहुत छोटा है, साइन थीटा को हम लोग थीटा मान सकते हैं, ये पहले भी कई बार बताया। तो साइन थीटा की हम लोग सीधा लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, यानी कि माइनस mg थीटा, एंड ऑल्सो वी नो m इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m अल्फा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी f इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो f इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वेट हो जाएंगी, m अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg थीटा हो जाएगा। तो वही किया हमने, m को रिड्यूस कर दिया, यानी अल्फा हो गया माइनस g थीटा, ठीक है ना। m को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और जो थीटा है, थीटा की जगह हम लोग क्या करें, y बाई एल ले लेंगे। देखो ऐसे, ये देखो, ये थीटा है, थीटा को हमें लेंथ के टर्म में, ट्रिग्नोमेट्री में लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने क्या ले लिया, ये वाला डिस्टेंस जो कवर हुआ है y ले लिया, और ये वाली तो पता ही हमें इफेक्टिव लेंथ l। इफेक्टिव लेंथ मतलब हमें सेंटर और मास से लेंथ चाहिए, ये याद रखना। अब लेंथ क्या लें, यहाँ से इतना लें कि बॉब के एकदम लास्ट से रखें लेंथ को, कहाँ तक रखें लेंथ को। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हो रहा है, सेंटर और मास से हो रहा है, कि सेंटर और मास तक से लेकर जहाँ से स्ट्रिंग बनी वो हो गई इफेक्टिव लेंथ, ओके। तो समझ गए यहाँ पर। तो थीटा को हमने क्या कर दिया, बदल दिया y बाई एल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बदल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो छोटा होता है थीटा, टेन थीटा, वो भी थीटा के बराबर ही मान सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया y बाई एल थीटा की जगह, m तो कट गया माइनस जी। तो अब ये देखो अल्फा की हमने वैल्यू क्या रख दी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रख दी, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी तो कट रहा है, वाई से वाई रिड्यूस हो जाएगा ना, वाई से वाई रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी बाई एल आ गया, है ना जी। तो ओमेगा जी के क्या डाल देंगे, 2/t डाल देंगे, ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर, देखो जी बाई एल दोनों साइड रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल आ जाएगा। टी को यहाँ ले आएंगे, जी और एल को यहाँ लेंगे, l/g बन जाएगा 2π अंडर रूट l/g, टी उधर आएगा तो जी बाई एल इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला मिल गया पेंडुलम से हमें, 2π इज इक्वल टू अंडर रूट l/g, यानी पेंडुलम में जो मास लगा हुआ है, टाइम पीरियड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ और ग्रेविटी तो हमारी कांस्टेंट है ही एक तरीके से, अगर एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करेंगे तो वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, जो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा तुम स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दोगे तो टाइम उतना ज़्यादा लगेगा एक फ्रिक्वेंसी पूरा करने के लिए। लेंथ सुन लो फिर से, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ा दोगे स्ट्रिंग की, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड उतना ज़्यादा हो जाएगा, वापस आने में उतना टाइम लगेगा, वापस अपना चक्कर मारने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे किया फिर ऐसे आएगा, धीरे टाइम लगेगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगी तो, ठीक है ना। छोटी छोटी लेंथ रहेगी तो ऑस्किलेशन उतना तेज़ होगा।
फिर सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम मतलब क्या होता है? सेकंड पेंडुलम मतलब ये होता है कि जहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है ना 2 सेकंड ले रहा पूरा करने में, मतलब वो जो बॉब है ना, पेंडुलम है, वो कितना टाइम में आ रहा है वापस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 2 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है ना, 2 सेकंड में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ठीक है, हमें पता है क्या, T02 पाई √L/G, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर मार देंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा 4 पाई का पूरे साइड दोनों साइड स्क्वायर मार, T का स्क्वायर। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम है ना L पे आ रहे, टाइम तो दिया ही हुआ है, टाइम दिया, L को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। L कैसे बाहर निकला, अंडर रूट कैसे बाहर निकलेगा, दोनों साइड स्क्वायर मार दो, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/G, अंडर रूट गया, इधर 2 का 4 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, जी के उधर भेजो, पाई को नीचे भेजो, 4 पाई स्क्वायर, L इक्वल GT स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो गया। बस अब हमें लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है? ग्रेविटी हमें पता है 9.8 है, हमें निकालनी उसकी लेंथ जिसका फ्रिक्वेंसी 2 सेकंड में है, जो 2 सेकंड में वापस आ पा रहा है, या एक चक्कर 2 सेकंड में लगा पा रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें फॉर्मूला मिल गया एल का, टी की जगह 2 सेकंड डाल दो, बाकी की वैल्यू पता है, ये पाई की जगह 3.14 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, और 1 मीटर आ गया। यानी कि ये समझ में आया हमें कि जिसकी लेंथ पेंडुलम में 1 मीटर होती है उसकी फ्रिक्वेंसी 2 सेकंड में हो पाएगी, है ना, यही तो समझ में आया हमें कि अगर 1 मीटर, क्योंकि मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना अब, ठीक है ना, तो जिस पेंडुलम की लेंथ जिस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, स्ट्रिंग 1 मीटर है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी या उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। ओके, देन लॉज ऑफ कुछ सिंपल पेंडुलम है, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म, ये क्या है, फॉर ए स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा वाइब्रेशन है, एट ए गिवन प्लेस टाइम पीरियड इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट L and G आर कांस्टेंट, तो ये लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म है। लॉ ऑफ लेंथ में क्या कहेंगे कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, ये तो बता ही दिया मैंने कि L बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा जितने। अब हाँ, इसका एग्जांपल अगर आप जस्ट इमेजिन करो, सोचो सोचो सोचो, अरे सर पता है, बहुत इजी है। सोचो कि झूला आप झूल रहे हो, आप झूले में बैठे हुए हो, और जब झूला झूलते हो तो एक ऑस्किलेशन आप फील करते हो, हम झूला आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन सोचो अगर हम झूले में खड़े होकर झूले, सोचो बहुत तेज तेज देखो झूला भागने लगता है आगे पीछे, ये यू कैन फील इट, यू कैन फील इट। क्यों मालूम है? देखो अभी तुम बैठे हुए हो, तो झूले की जो स्ट्रिंग है वो आपके बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, देखो बॉडी सेंटर यहाँ पर हुआ, ये इफेक्टिव लेंथ लेंगे हम लोग, तो स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो गई, स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो गई, यहाँ से लेकर आप बैठे हो तो उसके बॉडी के सेंटर ऑफ मास में चले जाओ, है ना, तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, झूला धीरे धीरे आगे पीछे होगा, स्विंग करेगा। लेकिन एज यू स्टैंड अप, जैसे आप खड़े होते हो तो आपका सेंटर ऑफ मास भी उस बॉडी के हिसाब से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तुम खड़े हो गए, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो लेंथ अब देख लो झूले की स्ट्रिंग कितनी हो गई, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऑफकोर्स कम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, यानी कि लेंथ कम हो गई, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, तुम खड़े हुए ना, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ, तो जैसे तुम खड़े हो झूलोगे ना बहुत तेज तेज आगे पीछे जाओगे, तुम चाहो तो करके देख लेना, उतने ही फोर्स में जितना तुम झूलने का अपना सेल्फ फोर्स लगा रहे थे, उतने ही फोर्स में आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, गिरने लगोगे, क्योंकि बहुत तेज ऑस्किलेट होने लगता है। तो यानी लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, ऑस्किलेशन फास्ट होने लगेगा, ठीक है। देन लॉ ऑफ मास, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास, ये तो बता ही चुके हैं, ये सारी पेंडुलम की बातें हो रही। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, तो यही बताया कि अगर जी कम रहेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगी, जी ज़्यादा रहेगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब ग्रेविटी अगर एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करेंगे तो वो तो कॉन्स्टेंट ही है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो पेंडुलम यहाँ पर जिस हिसाब से मोशन कर आप मून में ले जाओगे, मून में ग्रेविटी कम है कि ज़्यादा है? ग्रेविटी कम है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बहुत देर में वापस आएगा। तुम झूला झूलोगे ना तो बहुत धीरे 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 झूलोगे, उतने ही फोर्स लगा के जितना तुम अर्थ में लगा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी मून की कम है, ठीक है ना, समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो, तो ये सारी पेंडुलम की कहानी हो गई। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फ्री वाइब्रेशन पर। व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन?